Hello everyone, welcome back to We Erudites. In this video, I am going to discuss about one of the most important and interesting topic in programming, that is recursion. Recursion is one of the important topic of computer in ISC board examination. If you want to score full in this part, you shouldn't leave this topic in your preparation of board examination. इस टॉपिक से हर ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं. दिस टाइम ऑल्सो यू आर बी इस पार्ट से 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. सो वॉच दिस फुल वीडियो टू नो what are these 100% guaranteed questions which will come, and this video is also going to be single short revision of recursion, जिसमें फर्स्टली मैं आपको थियोरी कवर कराऊंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स करेंगे और साथ में ही आपको 100% कंफर्म्ड क्वेश्चंस भी बताऊंगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन. पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा व्हाट इज रिकर्शन, रिकर्सिव टेक्निक क्या होती है, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, सिंटैक्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, फिर बेस केस और रिकर्सिव केस क्या होते हैं. विदाउट बेस केस और रिकर्सिव केस आप रिकर्शन के प्रोग्राम्स नहीं कर सकते. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, लिमिटेशंस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, फिर टाइप्स ऑफ रिकर्शंस, और फिर हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे और मैं आपको साथ ही में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम्स में. So let's begin with recursion. What is recursion? Recursion is the programming technique in which a function calls itself from the block. जब एक फंक्शन खुद को ही अपने ब्लॉक से खुद को ही कॉल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन. तो इसमें क्या होता है, एक फंक्शन हुआ वो अंदर अपने ब्लॉक में खुद को ही कॉल कर रहा होता है रिपीटेडली. इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन. फिर इसके बाद आता है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है. तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? Recursive function, a function that is written by using recursive technique is known as recursive function. तो बस इसमें इतना ही है कि आप कभी एक फंक्शन लिखते हो यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक तो वो हो जाता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन. जैसे हमने कोई वॉइड सम कर एक यहाँ पे ले रखा है फंक्शन, इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किया है और वॉइड है, इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप कुछ है नहीं है और ये इसका नेम है सम, और ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस इसके अंदर ये हमने सम है और हम सम को कॉल कर रहे हैं. तो ये जो सम ये स्टेटमेंट लिखी है इससे हम कॉल कर रहे हैं. तो ये क्या करें, जब हम एंटर करेंगे तो ये स्टेटमेंट कॉल होगा और वॉइड सम में हम लोग जाएंगे, फिर इस टाइप में ये कॉल होता रहेगा. Let's see our next topic, that is syntax of recursive function. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड नेम इनके बारे में पता ही होगा. अगर आपको नहीं पता है सो यू हैव टू डू ओनली वन सिंगल थिंग, आप कमेंट करो, मैं उसका वीडियो आपको बना के दूंगा. सो एक्सेस स्पेसिफायर 4 तरीके के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट. रिटर्न टाइप्स, द टाइप ऑफ डेटा इट रिटर्न्स की इंट, कैर वगैरह. और अगर नहीं कुछ रिटर्न करा तो हम लोग वॉइड यूज करते. फिर हमारा आता है ये मेथड नेम, मेथड का नेम क्या, और ये पैरामीटर्स. ये इस पूरे बोलते हैं मेथड डेफिनेशन या मेथड प्रोटोटाइप. फिर ये ओपनिंग ब्रेस और ये क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर जितने स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ब्लॉक. इसके बाद आते हैं हम लोग मेथड नेम और ये पैरामीटर. ये मेथड कॉल करने का तरीका होता है रिकर्शन में. यहाँ पे जो नेम लिखा होता है वही हमारे फंक्शन का नेम होता है, तभी उसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं. सो लेट्स सी वन एग्जांपल कि हाउ दिस रिकर्शन टेक्स प्लेस. तो मैंने एग्जांपल लिया है पब्लिक वॉइड सैंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सैंपल. और ये तो इस पे ये पब्लिक जो है हमारा वो हो गया हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, वॉइड यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ डेटा इट रिटर्न्स, और यहाँ कुछ नहीं करा इसलिए वॉइड, यहाँ सैंपल हमारे फंक्शन का नेम है, और ये यहाँ कोई पैरामीटर हमने पास नहीं है. ओपनिंग ब्रेस और इस पूरे बोलेंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, और सैंपल ये हमारा यहाँ हमको फंक्शन को कॉल करें. आप देख रहे हो सैंपल और यहाँ सैंपल एकदम हमारे फंक्शन का नेम सेम है. ठीक है, तो क्या होगा जब हम कॉल करेंगे पब्लिक वॉइड सैंपल को कॉल करने पे हमारा जो स्टेटमेंट कंट्रोल है वो अंदर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो प्रिंट होगा, फिर नीचे जाएंगे सैंपल एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा और हेलो प्रिंट होता जाएगा, फिर सैंपल फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट होता जाएगा, फंक्शन कॉल होगा. और आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंपल खुद ही के अंदर रह के
खुद ही ब्लॉक के अंदर अपने फंक्शन कॉल करा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। और हेलो हमें इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहा है विदाउट यूजिंग लूप। यू कैन सी इटरेशन इज हियर विदाउट यूजिंग लूप। इसके बाद यही कैसे काम, मेथड हेडर, ये मेथड ब्लॉक, मेथड हेडर से मेथड ब्लॉक में, मेथड ब्लॉक से मेथड कॉल, फिर वही सेम मेथड कॉल होता है, फिर ये दोबारा प्रोसेस रिपीट होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। रिकर्शन में एक और चीज आपकी करने के लिए जो आपको चाहिए होती है वो होती है बेस केस और रिकर्सिव केस। इसके बिना आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। आपको प्रोग्राम बनाने से पहले बेस केस सोचना पड़ता है, क्योंकि बार बार हम अगर यहाँ पे जैसे हमने देखा हेलो बार बार प्रिंट हो रहा था, तो अगर वो हमें नहीं चाहिए होता तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं बेस केस और रिकर्सिव केस, जिससे हम इस रिकर्शन को यूज में लेके आते हैं। सो लेट्स सी base case or recursive. So base case or recursive case. A recursive function make the code small and clear. So every recursive condition uses a condition to terminate. That condition is known as base case. And the statement that calls the function repeatedly from its block is said to be recursive case. तो base case वो condition होती है हमारे recursive function में जो हमारे function का control बाहर लेके जाती है फंक्शन के, उसको हम लोग बोलते हैं बेस केस। तो बेस केस क्या करती है, हमारे फंक्शन को टर्मिनेट कराती है। जो हमारा ये रिकर्शन हो रहा है, बार बार स्टेप्स कंटिन्यू हो रहे हैं, इसको टर्मिनेट कराने के लिए जो कंडीशन यूज करते हैं उसको हम लोग बेस केस कहते हैं। और जो स्टेटमेंट में हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं बार बार उसी ब्लॉक से, उस केस को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव केस। आप जब प्रोग्राम बनाओगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा बेस केस और रिकर्सिव केस क्या होता है। अब ये देखिए हमारा जैसे मेथड है, फ्लो चार्ट है, मेथड हेडर। इसमें मेथड हेडर में पहले हम मेथड हेडर वही हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, फिर ये यहाँ पे कंडीशन लिखी होती है। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है वो बाहर चला जाता है फंक्शन के, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो कंडीशन हो गई जो फ्लो बाहर लेके जा रही है ट्रू होने पे, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस केस। और ये जो मेथड कॉल कर रहा होता है स्टेटमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव केस। तो यही बेस केस का काम है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए, और अगर ट्रू नहीं है तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो रिकर्शन में ये बेस केस और रिकर्सिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले जो चीज आपको सोचनी होती है वो होती है बेस केस आपका क्या होगा। बिना आपके बेस केस के रिकर्शन का प्रोग्राम नहीं बन सकता। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो इसमें जो पहला है मिनिमम वेरिएबल्स आर यूज्ड टू डेवलप द लॉजिक। सो रिकर्सिव फंक्शन के लॉजिक को क्रिएट करने में काफी कम वेरिएबल्स का यूज होता है, ये एक इसका एडवांटेज है। अब नेक्स्ट है एज फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ वेरियस टाइम द एप्लीकेशन ऑफ इटरेटिव लूप इज इग्नोर्ड। तो जब ये जो रिकर्सिव फंक्शन होता है इसमें क्या होता है कि आप बार बार फंक्शन को कॉल करते हो, तो इसको कॉल करने से एक तरह से इटरेशन होता है बिना लूप के यूज कर। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल देखा था सैंपल वाला, जिसमें बार बार हम हेलो प्रिंट कर रहे थे बिना हम बार बार हेलो प्रिंट कर रहे थे बिना किसी लूप का यूज करे हुए। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इटरेटिव लूप होता है। इसके बाद थर्ड है रिकर्सिव एल्गोरिथम इज प्रिसाइज, रीडेबल एंड एफिशिएंट। जो मिनिमम वेरिएबल्स यूज होते हैं लॉजिक क्रिएट करने में, तो इसका एल्गोरिथम काफी प्रिसाइज होता है, रीडेबल होता है और एफिशिएंट होता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इट इज़ ईजियर टू डीबग एंड ऑब्टेन एरर फ्री रिजल्ट्स। तो इसका एल्गोरिथम काफ़ी प्रिसाइज, रीडेबल और एफिशिएंट है, तो हम आसानी से डीबग कर सकते हैं, मिस्टेक्स फाउंड कर सकते हैं और एरर फ्री रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये सारे थे इसके एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे कुछ इसके लिमिटेशंस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। तो पहला जो लिमिटेशन है वो है recursive functions are generally slower than non-recursive functions. Recursive function एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स स्टोर करता है, तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की वजह से कि ये कुछ ज़्यादा टाइम लगा देता है प्रोसेसिंग में एज कम्पेयर टू नॉन रिकर्सिव फंक्शंस। सो ये एक इसका लिमिटेशन हो जाता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एज कम्पेयर टू नॉन रिकर्सिव फंक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन है ऑफ यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन कि इट मे रिक्वायर लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट होल्ड करने के लिए भी एक इन एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, तो उस स्पेस रिक्वायरमेंट की वजह से ये एक बैड इफेक्ट डालता है रिकर्सिव फंक्शन पे। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका रिकर्सिव फंक्शन का
पॉइंट वो है हार्ड टू एनालाइज और अंडरस्टैंड द कोड, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो समझने में। फिर फोर्थ जो हमारा है, इट इज़ नॉट मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये कम एफिशिएंट है क्योंकि इसे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फॉर्म करने के लिए इन टर्म्स ऑफ स्पेस, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी है, मतलब ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है रिकर्सिव फंक्शन का। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिकर्शन। ये टॉपिक थोड़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको इस पार्ट से फुल स्कोर करना है तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए ताकि कुछ भी आए तो आप कुछ लिख सकें उस पर। तो टाइप्स ऑफ रिकर्शन इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन वो होता है जब आप सेम फंक्शन से कॉल करते हैं खुद को ही, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्शन, और इसका वाइस वर्सा इनडायरेक्ट। लेट्स सी डायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर रिकर्शन व्हिच अ फंक्शन इज कॉल्ड विद इन द सेम ब्लॉक। जब आप सेम ब्लॉक से किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो उस रिकर्शन को हम लोग डायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। और इनडायरेक्ट रिकर्शन में बस इतना हो जाता है कि आप दूसरे फंक्शन से किसी दूसरे को कॉल कर रहे होते हो रिपीटेडली, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन, और यहाँ पे आप सेम ब्लॉक से सेम फंक्शन को कॉल करते हो, तो ये इतना डिफरेंस होता है। फिर डायरेक्ट रिकर्शन को हम लोग लीनियर रिकर्शन भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट रिकर्शन को हम लोग म्यूचुअल रिकर्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह से हम सेम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग म्यूचुअल रिकर्शन कहते हैं, पर डायरेक्ट रिकर्शन को हम लोग लीनियर रिकर्शन कहते हैं। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट रिकर्शन जो हमारा होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा टेल रिकर्शन और दूसरा होता है हमारा बाइनरी रिकर्शन। तो टेल रिकर्शन क्या है? अ रिकर्शन इन विच रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन इज नोन एज टेल रिकर्शन। जब हमारा जो रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव स्टेटमेंट है वो लास्ट में लिखा होता है कोड के, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेल रिकर्शन। जैसे कि फैक्टोरियल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उसमें लास्ट में लिखते हैं रिटर्न n इंटू n फैक्ट ऑफ n-1। तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये रिकर्सिव स्टेटमेंट होता है फैक्टोरियल का, जो कि हम लोग लास्ट में लिखते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेल रिकर्शन। मतलब आप लास्ट रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट लिखते हो तो एंड ऑफ द कोड पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेल रिकर्शन। फिर जो सेकंड पार्ट आता है हमारा बाइनरी रिकर्शन। एक रिकर्शन में हम जब इन विच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज सेड टू बी बाइनरी रिकर्शन। जब हम एक ही कोड में दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कॉल कर रहे होते हैं किसी फंक्शन, सेम फंक्शन को, तो उसको हम लोग बाइनरी रिकर्शन कहते हैं। अब ये फंक्शन कॉल सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं हम लोग, दो डिफरेंट स्टेटमेंट में कर सकते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो फिबोनाची सीरीज में हम लोग को दो बार कॉल करना पड़ता है, तो हम सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं उसको और दो स्टेटमेंट में भी कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेल रिकर्शन और बाइनरी रिकर्शन। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। इसमें द टाइप ऑफ रिकर्शन इन विच अ फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन, उसको हम लोग म्यूचुअल रिकर्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम लोग दूसरे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो उसको भी एक तरह से हम लोग म्यूचुअल एक रिकर्शन हो गया, इसीलिए इसको हम लोग म्यूचुअल रिकर्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्शन वर्सेस इटरेशन। इसके बीच के हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट इज रिकर्शन क्रिएट्स मल्टीपल रिपीटिशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन। इटरेशन सिस्टम रिपीट्स अ ब्लॉक और पार्ट ऑफ अ फंक्शन। रिकर्शन में क्या होता है कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जो फंक्शन कॉल करने के बाद जो कंट्रोल होता है वो स्टार्टिंग फंक्शन के चला जाता है, तो वो पूरा फंक्शन दोबारा से रिपीट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। और जहाँ की इटरेशन में क्या होता है कि सेम जो ब्लॉक है ना लूप का, वो केवल रिपीट होता है। इसके बाद सेकंड है रिकर्शन इज ऑलवेज यूज्ड इन अ फंक्शन एंड इटरेशन इज यूज्ड इन फंक्शंस एज वेल एज मेन मेथड। रिकर्शन केवल फंक्शंस में यूज करते हैं और इटरेशन हम लोग फंक्शन में भी यूज करते हैं और मेन मेथड में भी यूज करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ कोड एंड इटरेशन मेक्स कोड लॉन्गर। जो रिकर्शन में हम लोग कम वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो हमारा जो कोड का साइज है वो काफी कम होता है, जबकि इटरेशन में हम लोग का एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज करते हैं तो इसकी वजह से हमारा कोड थोड़ा लेंथी दिखने लगता है, और जबकि हमारा जो रिकर्शन है वो कोड थोड़ा सा कम साइज में दिखता है। तो यही है, साइज हम सेव कर पाते हैं रिकर्शन में। फोर्थ इज रिकर्शन टेक्निक टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट एंड द इटरेटिव टेक्निक यूजेस लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। मैंने आपको अभी लिमिटेशंस में ही बताया था एक पॉइंट कि रिकर्सिव टेक्निक में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वगैरह होल्ड करता है, जिसकी वजह से वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है एग्जीक्यूशन में, जबकि इटरेशन में ऐसा नहीं होता, लेस टाइम एग्जीक्यूट करता है। तो हम लोग इटरेशन को कह सकते हैं एज अ एडवांटेज। ये पॉइंट जो होता है इटरेशन का, इट इज एज एन एडवांटेज ओवर रिकर्सन। Now the most important topic of this video, that is program section. So recursion से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसमें से एक क्वेश्चन होता है आउटपुट वाला, दूसरा क्वेश्चन होता है प्रोग्राम सेक्शन का। प्रोग्राम सेक्शन में आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होता है रिकर्सिव टेक्निक के थ्रू। सो मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रोग्राम्स को कैसे अप्रोच करेंगे एक आसान तरह से, जिसमें
हम करने वाले 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो। तो आगे मैं आपको बताऊंगा वो 3 स्टेप प्रोसेस क्या होने वाली है, कैसे आप प्रोग्राम्स को इजी हैंडल कर पाएंगे और फुल मार्क्स इस पार्ट में ले पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद प्रोग्राम्स। के लिए आप जैसे मान लो हम यूजर ने इनपुट कराया 5, ठीक है। सो हम एक स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यूज़र ने इनपुट कराया n इक्वल्स टू 5, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन क्या है हमारी। तो कंडीशन पे गए हम लोग, यूज़र ने इनपुट कराया इन सम 5, फिर हम इफ़ n इक्वल्स टू 1, 5 इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स तो एल्स पार्ट पे गए, रिटर्न n प्लस सम n माइनस 1, तो रिटर्न क्या हो रहा है 5 प्लस सम में हम पास कर रहे हैं n माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हमने पास कर दिया, 4 पास कर दिया। तो अब इस फंक्शन में पास हुई वैल्यू 4, n इक्वल्स टू 4। दोबारा से कंडीशन चेक हुई, इफ n इक्वल्स टू 1, 4 इक्वल्स टू 1, कंडीशन अगेन फॉल्स। फिर हम गए एल्स पार्ट पे, रिटर्न 4 प्लस सम में हमने पास किया एक कम वैल्यू 4 माइनस 1 3, हमारा अपडेशन हो रहा है n का बार बार और बार बार हम पास कर रहे हैं, इसी को हम लोग रिकर्शन बोलते हैं। इंट सम में अब क्या पास हो रहा है, अब 3 पास हो रहा है, फिर n इक्वल्स टू 3, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी फॉल्स, फिर एल्स में पार्ट में आए, रिटर्न 3 प्लस सम में हम क्या पास कर रहे हैं 2, फिर हम दोबारा से जाएंगे, अब सम में क्या पास हुआ है 2, अब फॉल्स, रिटर्न 2 प्लस सम में अब हमने पास किया है 1, n इक्वल्स, अब हमने सम में पास किया है 1, अब दोबारा फंक्शन कॉल होगा, उसमें n इक्वल्स टू 1 पास किया है और अब हमने 1 पास किया है, तो n इक्वल्स टू 1, कंडीशन इस बार ट्रू हो गई है, तो इस बार रिटर्न करेगा 1। अब ये जब रिटर्न करेगा 1, तो ये जो 1 वैल्यू है ये कब हमारी आ रही है, जब हमारा सम में हमने पास किया है 1। तो ये जो रिटर्न 1 है ये कॉपी हो जाएगी जाके हमारे सम 1 में। तो जब हम लोग सम में 2 वैल्यू पास कर रहे हैं n इक्वल्स टू 2, तो ये रिटर्न करेगा फंक्शन 2 प्लस सम ऑफ 1, सम ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 3। फिर ये जो 3 वैल्यू है ये है सम ऑफ 2 की वैल्यू, जब हम सम में 2 पास करेंगे तो उसकी 3 वैल्यू आएगी, तो रिटर्न क्या करेगा 3 प्लस 3। तो जब हम सम में 3 पास करेंगे तो वो फंक्शन रिटर्न करने वाला है 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 वैल्यू है सम ऑफ 3 की, तो सम ऑफ 3 की 6 वैल्यू है। अब जब सम में 4 पास करेंगे तो वो रिटर्न करेगा 4 प्लस सम ऑफ 3 की वैल्यू जो कि 6 है, तो 4 प्लस 6, तो सम पास करने वाला है 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो आप ये एक एक करके वैल्यू जो है वो हम ऊपर वाले में कॉपी होती जाएगी, जैसे 1 की वैल्यू 2 में कॉपी हुई थी, फिर सम ऑफ 2 जो पास कर रहा है वो थर्ड वाले में जाएगी, इस टाइप में जाती रहेगी हमारी वैल्यू। 4 पास करेंगे तो हमारा रिटर्न करेगा 4 प्लस सम ऑफ 3 की वैल्यू दैट इज 10। तो जो 10 वैल्यू है ये किसकी है, सम ऑफ 4 की। सो जब n इक्वल्स टू 5 करेंगे तो वो 5 प्लस सम ऑफ 4 की वैल्यू 10 दैट इज इक्वल्स टू 15। जब हम लोग किसी इस फंक्शन में, हमारे सम फंक्शन में 5 पास करेंगे तो वो रिटर्न करने वाला है फाइनली 15। इसमें बीच में ये जो 3, 6, 10, 15 है ये हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, ये स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी फंक्शन रिक्वायर करता है, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया था एक लिमिटेशंस में। तो हमारा फाइनली n इक्वल्स टू 15 ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 15। तो ये था पूरा हमारा रिकर्शन का एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो रिटर्न सो ये हमारी 3 स्टेप प्रोसेस थी। पहला हमारा लूप वाला था, सेकंड हमारा रिकर्सिव फंक्शन बनाना, थर्ड उसको एग्जीक्यूशन करना। सो ये 3 स्टेप करने से आपका क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट तरह से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और मार्क्स कटने की बहुत ही कम चांसेस हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू कैलकुलेट रिवर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। तो इसमें हमने अपना पहले हमने अब इस प्रोग्राम को लिख लिया है फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में, उसमें हमने ये प्रोग्राम को लिख दिया है। अब हम देखेंगे यूजर ने इनपुट मान लो 56 इनपुट कराया, तो 56 इनपुट कराया तो हम पहले कंडीशन चेक करेंगे 56 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो d इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, 56 मॉडुलस 10, तो d हमारा आ जाएगा 6। ये मॉडुलस रिमाइंडर फाइंड करता है तो d हमारा आ गया 6। अब नेक्स्ट होगा हमारा सम इक्वल्स टू सम इंटू 10 प्लस d होगा, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सम इंटू 10 प्लस d मतलब यहाँ रिमाइंडर होगा, तो 0 इंटू 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा। तो अब होगा n इक्वल्स टू n बाई 10। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, 56 का क्वेश्चन जो होता है वो हमारा 5, तो 5 आया,
तो अब ये 5 जाके ऊपर कंडीशन में चेक होगा, वाइल 5 इज ग्रेटर देन 0, यस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम दोबारा से जाएंगे, लूप के अंदर एंटर करेंगे 5 मॉडुलस 10, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। फिर हम सम में जाएंगे, सम इक्वल्स टू सम इंटू 10 प्लस डी, तो सम की वैल्यू 6 इंटू 10 60 प्लस डी, एन नहीं डी, तो ये हो जाएगा 65। इसके बाद हम निकालेंगे n इक्वल्स टू n बाई 10, तो 5 मॉडुलस 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो वो आएगा हमारा क्वेश्चन 0, क्योंकि 5 10 से छोटा है। इसके बाद हम 0 आ गया, अब n की वैल्यू 0 पास होगी ग्रुप में, तो वो कंडीशन में चेक होगा जाके, तो वो फॉल्स कंडीशन। लेकिन सम का जो हमारा वैल्यू अभी होल्ड कर रहा है वो 65, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप है हमारी, हम उस बेस कंडीशन में पता चल गई यहाँ से कि 0 के आसपास है, मतलब 0 अगर है तो वो हमारा सम रिटर्न कर दे, जैसी 0 आएगा वैसी जो सम पे वैल्यू वो रिटर्न हो जानी चाहिए। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे रिकर्सिव टेक्निक के थ्रू। तो उस रिकर्सिव टेक्निक के ये जितनी भी स्टेप्स हैं ये सारे हमें किसी ना किसी तरह से अपने रिकर्सिव टेक्निक वाले फंक्शन में डालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये लिया क्लास नंबर इंट रिवर्स इंट रिवर्स इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न REV, एल्स REV इक्वल्स टू REV इंटू 10 प्लस n मॉडुलस 10 रिटर्न रिवर्स n बाई 10 पास करें और REV पास करें। तो इसमें इफ n इक्वल्स टू 0 है, ये हमारी बेस कंडीशन। अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। पहले स्टेप में हमें अब बेस केस अपना पता चला है कि बेस केस हमारा 0 के अराउंड होने वाला है, कि इसमें हमारा जो लॉजिक था कि अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो जाना चाहिए। ये लूप तभी तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। सो इसके थ्रू अब हम लिखेंगे इसका रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे यूजिंग दिस बेस कंडीशन। तो उसके लिए हमने लिखा है क्लास नंबर इंट रिवर्स इंट n इंट REV इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न REV, एल्स REV इक्वल्स टू REV इंटू 10 प्लस n मॉडुलस 10, और रिटर्न कर रहे हैं हम रिवर्स n बाई 10 और REV। अगर n की वैल्यू 0 हो इक्वल्स टू 0 हो जाइए, हमारी बेस केस है, और इफ n इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न करेगा REV, वरना एल्स में हमारा जाएगा REV हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटू 10 करके और रिमाइंडर ऐड करेंगे उसमें। उसके बाद हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है एल्स ब्लॉक का रिटर्न स्टेटमेंट है, जिसमें हम फंक्शन बार बार कॉल करेंगे विद अपडेशन ऑफ वैल्यू। हम फंक्शन रिवर्स बार बार कॉल करेंगे और उसमें हम वैल्यू सेंड करेंगे जो कि हमने अपने लॉजिक में, जैसे कि n बाई 10 और रिवर्स, ये हम बार बार वैल्यू उसमें पास करते जाएंगे। सपोज कि हमारे यूजर ने एंटर किया है n इक्वल्स टू 148 और REV की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है। सो n इक्वल्स टू 148 यूजर ने इनपुट किया और REV की वैल्यू 0। तो सबसे पहले काम क्या होगा, पहले जाके हमारी कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन चेक, तो कंडीशन n इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोग रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। रिवर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इंटू 10 करके उसमें लास्ट वाला डिजिट ऐड करते जाएंगे। तो 0 इंटू 10 प्लस n 148 मॉडुलस 10 दैट इज 8। तो ये आ गया हमारा फाइनली 8, रिवर्स 8 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे। तो रिटर्न रिवर्स में हमने फंक्शन कॉल किया 14,8, उसमें हमने पास कर दी है वैल्यू n बाई 10 और रिवर्स। तो n बाई 10, n की वैल्यू है 148 बाई 10 दैट इज 14। तो 14,8 हमारा ये वैल्यू हो गई, हमने पास कर दी है अपने फंक्शन में, रिवर्स फंक्शन में पास कर दी है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वैल्यू है n इक्वल्स टू 14 और REV इक्वल्स टू 8। अब सबसे पहले एंटर करेंगे हम फंक्शन में, तो कंडीशन हमारी चेक होगी। इफ n इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज फॉल्स, 14 नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम जाएंगे एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में REV कैलकुलेट होगा। REV हमारा 8 आया है, 8 इंटू 10 दैट इज 80 प्लस n मॉडुलस 10, 14 मॉडुलस 10 तो उसका रिमाइंडर आएगा 4, तो 80 प्लस 4 दैट इज 84। ये इस REV कैलकुलेट करने के बाद हम अब दोबारा से जाएंगे उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट के नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे जो कि है रिटर्न रिवर्स
इसमें पास कर रहे हैं हम n/10, n हमारा अभी इस टाइम 14 है, 14/10 मतलब 1, और REB हमारा इस टाइम 84 है। तो हम ये पास कर देंगे अपने फंक्शन रिवर्स में। तो जब हम ये पास कर देंगे तो अब दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, रिवर्स में n = 1, REB = 84 पास हो गया है। अब कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स, 1 = 0, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब REB की वैल्यू क्या है, अब 84, हमने 84 पास की थी, 84 × 10 दैट इज 840 प्लस 1 मॉडुलस 10, तो 1 मॉडुलस 10 का आंसर होता है 1, तो 840 + 1 841। अब ये हमारा रिवर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 841। फिर हम दोबारा से नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे जो कि है रिटर्न रिवर्स n/10। अब 1/10, 1 10 से छोटा है तो इसका क्वेश्चन जो आएगा वो 0, तो 0 और REB की वैल्यू हमारी 841, तो 0 और 841 हम पास कर देंगे रिवर्स फंक्शन में। तो अब जो n की वैल्यू है वो 0 और REB की वैल्यू 841। कंडीशन चेक होएगी, इफ n = 0, 0 = 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा REB, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन रिटर्न कर देगा 841। सो ये हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारा 841 रिटर्न हो जाएगा। सो ये था पूरा प्रोग्राम रिकर्शन के थ्रू। इसमें हमने क्या किया था बस कि हमारा 148 इनपुट किया और हमारा आउटपुट में 841 आ गया। अब ये जो था ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, कैसे एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम का हुआ था। जैसे कि पहले हमारा n = 148 था, फिर उसमें हमने कंडीशन चेक करी, फिर हमने रिवर्स कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने रिटर्न रिवर्स किया, ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते गए और उसका आउटपुट हमने देखा फाइनली 148 का रिवर्स हमारा निकला है 841। इसका मतलब हमारा ये प्रोग्राम एकदम सही है। आपको बस इतना ही करना है कि जब भी आप प्रोग्राम करोगे बस ये 3 स्टेप फॉलो करिए, और इस 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम जो आपके 2 क्वेश्चंस जो कि हैं आउटपुट वाला और प्रोग्राम वाला, ये दोनों क्वेश्चंस आपके एकदम पक्के हो जाएंगे, आपके इनसे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। सो अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, उन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करिए। ये हमारा 3 स्टेप प्रोसेस लगाइए, पहले आप कैलकुलेट करेंगे, पहले आप लॉजिक बनाएंगे उसका किसी लूप के थ्रू, फिर आप उसे बेस कंडीशन का पता करेंगे और उसके बाद आप रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड द बेस कंडीशन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट लॉजिक। उसके बाद आप उसका आउटपुट निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपके वो जो 2 क्वेश्चन है उनकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रोग्राम्स, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो मैंने प्रोग्राम्स दिए हैं ये काफ़ी मिलते जुलते प्रोग्राम्स हैं बोर्ड प्रोफाइल से। आपको अगर आप इन सारे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे तब तक ये प्रोग्राम का पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसके लिए जब पहला क्वेश्चन हमारा राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न अ रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, फिर राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न द सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक, राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, एंड राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न द nth टर्म ऑफ अ फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। ये 4 प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो प्रोग्राम सेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जब आप ये प्रोग्राम को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आपको लॉजिक क्रिएट करना है लूप को यूज करते हुए। सेकेंडली आपको लॉजिक हुआ था, उस लॉजिक से आपको हम बेस कंडीशन पता करेंगे, उस बेस कंडीशन से हमारे सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में रिकर्सिव टेक्निक के थ्रू आप उसको फंक्शन क्रिएट करेंगे, और जो थर्ड है हमारा स्टेप आप उसका एग्जीक्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इन 4 प्रोग्राम से आपकी क्या हेल्प होने वाली है, आपके जो भी 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में डिफिकल्टी हो रही है किसी भी प्रोग्राम में सॉल्व करने की, तो आपको एक काम करना, यू हैव टू डू वन सिंगल थिंग, जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है, मैं आपको उस प्रोग्राम का सॉल्यूशन दे दूंगा अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, अब आगे भी इसी टाइप के वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करें, उस टॉपिक पे अगला वीडियो बन जाएगा। कमेंट ऑन द टॉपिक ऑन विच यू वांट द नेक्स्ट वीडियो।